गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे थे, बाकी लास्ट पैराग्राफ बच गया था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरोध है। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग अभयारण्य के बारे में, है ना। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। हमारे भारत देश में देखेंगे चिड़िया या फिर अन्य जैसे जंगली जानवर हो, उन सबको मारना अवैध है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उसको मार देता है तो क्या होता है, उनको सजा दिया जाता है। तो यहाँ किन किन चीज़ों को बताया है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, सारंग और मोर को मारना क्या है, अवैध है। यदि इन सब जानवरों को मार देते हैं तो क्या होगा, उनको जेल हो जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES कौन सी है, CITES कौन सा, देखते हैं इसका फुल नेम। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखिए CITES का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इसमें प्राणियों और पक्षियों की क्या की गई, सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने का प्रतिबंध लगाया गया है। क्या क्या मतलब जो सूची बनाया गया उसमें पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यानी पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम प्राणियों और पौधों की संरक्षा ना करें तो क्या होगा, पौधों को यदि हम उनकी सुरक्षा या फिर उनका हम लोग देख रेख नहीं करते हैं तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। ये कौन सी संस्था स्थापना की, CITES। तो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ, देखते हैं यहाँ पर पशुओं की जनसंख्या कितनी है, 5000 जातियाँ, और पौधे की 28,000 जातियाँ संरक्षित की गई है।
मतलब इन सबको 5,000 पशुओं और 28,000 पौधों की जो जातियां हैं इनको क्या किया, रक्षा किया गया, इनको देख रेख किया गया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रोवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। क्या क्या ये सब क्या है। और जैसे यहाँ देखते हैं भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रोवाल, आर्किड और एलो कुछ क्या है, उदाहरण हैं। अब यहाँ देखेंगे जैवमंडल नीचे। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक क्या है, श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3rd चैप्टर, तीसरा पार्ट भूगोल खंड का है ये। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। खनिज और शक्ति संसाधन क्या पढ़ेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। किरी सुकांत से मिलने कहाँ जाती है, धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी, यानी दादा परदादा जहाँ रहते हैं, है ना। तो किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है। सुकांत किरी से बोलता है कि यह स्थान इतना काला क्यों है और धूल भरा क्यों है। हम लोग देखते हैं कि जैसे कहीं रोड के किनारे वाले पत्तों पे देखते हैं तो उसमें क्या हुआ रहता है, वो सबसे ज़्यादा धुआं उड़ उड़ के उस पेड़ों का रंग को बदल देता है। तो यहाँ ये क्या बोलती है, ये बोलता है कि यहाँ पर इतना काला और धूल भरा क्यों है। उसने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या है यहाँ पर, सुकांत क्या बोलता है कि यहाँ कोयला खदान के निकट होने के कारण ऐसे है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रेख हैं, क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत क्या बोलता है कि क्या आप ट्रकों को देख रही हो, ये सभी क्या है, खनिज कोयले को लेकर जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया कि क्या बोलता, सुकांत ने उत्तर दिया, खनिज क्या है। किरी पूछती है कि खनिज क्या है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई की बिस्कुट बनाते हुए देखा है। उसमें क्या क्या मिलाती है, आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे भी मिलाया जाता है। किरी पूछती है सुकांत से। तो सुकांत क्या बोलता है कि आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। तो क्या बोलते हैं, नहीं। तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे। इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, तो उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। इस पृथ्वी पर चट्टान में क्या है, कई पदार्थ मिले होते हैं जिसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर सभी जगह क्या हुए हैं, फैले हुए हैं।
यहाँ देखेंगे खनिज। खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। अब देखेंगे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। यह देखेंगे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। वह एक क्या है? खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों के संकेंद्रित है। यहाँ देखेंगे वह एक खनिज है, मतलब यहाँ देखेंगे हम लोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हुआ एक क्या है? खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो खनिज से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका, जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी टूटता नहीं है ना। तो जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। सैलमन पत्थर। अब देखेंगे खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में, यानी भूवैज्ञानिक के आँखों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। कौन कौन से यहाँ देखते हैं इसमें कौन कौन से गुण रहते हैं, जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? खनिजों के प्रकार। बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? खनिज क्या है? खनिजों के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। पृथ्वी पर 3 प्रकार से अधिक खनिज विभिन्न खनिज हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों की मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? संरचना के आधार पर मुख्यतः धात्विक और अधात्विक। हम लोग धात्विक अधात्विक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज धात्विक और अधात्विक। धात्विक को फिर तो भागों में विभाजित किया गया है, लवण और अलवण। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो खनिज में धातु क्या होती है? कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ है। धातुएं क्या है? कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिसमें धुती या चमक की विशेषता होती है।
जिसमें धूति या चमक, धूति में चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, खनिज मैग्नीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इनके क्या हैं? कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह तथा अलौह हो सकते हैं। लौह में से देखते हैं खनिजों, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु अथवा लौह क्या है? खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में क्या होता है? लोहा होता है। खनिज में लोहा नहीं होता है। मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा है। लौह और अलौह दोनों लौह को पढ़ चुके। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में क्या पाया जाता है? लोहा। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है। खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। कौन कौन से धातु? सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। किंतु अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। तांबा या सीसा हो सकती है। तो अलौह में क्या क्या है? यथा सोना, चांदी, तांबा और सीसा। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। और खनिजों में धातुएं नहीं होती है। कौन कौन से? चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के क्या है? उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम से अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेदन खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम के अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन में खोदना, प्रवेदन या अखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। खनिजों को खनन, प्रवेदन या अखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? खनन, प्रवेदन, अखनन, विपरीत खनन, कूप की खनन। धात्विक खनिज के बारे में पढ़े थे। अधात्विक खनिज के बारे में अब पढ़ेंगे। इसको खनिजों का निष्कर्षण को विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? कानून, विधेयक, खनन और पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिजों को कम गहराई में स्थित है। खनिज जो
कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय स्तर पर हटाकर निकाले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी शैलों यानी पत्थरों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। और खनिज से जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? विवृत खनन है। गहन वेधन जिन्हें क्या कहते हैं? कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूपकी खनन। पेट्रोलियम और अच्छा, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद पेज पलटेंगे। सबसे पहले देखें सेल। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल क्या है? सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। सेल जिनसे खनिजों का सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क। यद्यपि 28 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है जिनमें से केवल लगभग 100 समझे जाते हैं। खनिज समझे जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नीचे प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रवेदन कहते हैं। मतलब अधिक गड्ढों को खोदने से खुदाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रवेदन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। खनिजों का विवरण। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतित शैलों में, जबकि अन्य सादी शैलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग खनिजों का वितरण के बारे में। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित शैलों में। जबकि अन्य अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लव अयस्क, ओंटारियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा वाले खनिजों की लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतित शैलों में पाए जाते हैं। क्या? खनिज है ना। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग निकेल के निक्षेप से
दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के क्या है, उदाहरण है। मैदानों में नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधातुक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ देखेंगे फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निकाले जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पे पाए जाते हैं। एशिया, अब क्या देखेंगे हम लोग एशिया के बारे में। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है, यानी वहाँ भंडार है चीन और भारत के पास, है ना। तो यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यहाँ भंडार है ना, किस किस के, एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के। हम देखेंगे यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस और लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। कौन कौन से? यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश, वहाँ भंडार पाए जाते हैं बड़े बड़े विशाल। कौन कौन से, किसके? तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और बाकी अगले दिन देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। नागरिक शास्त्र खंड से आप लोगों को अध्याय 2 से होमवर्क दिया जा रहा है। संविधान की उद्देशिका में दिए गए क्षमता को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया? ये 2 क्वेश्चन आप लोग का SW है, और आप लोग समय का ध्यान देते हुए होमवर्क समय पर करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।